हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत रसायन। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल सब्सटेंसेस, रासायनिक पदार्थ या फिर केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के रिलेशन की स्टडी करते हैं। विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंध का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इन प्रक्रियाओं का अध्ययन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन के अंतर्गत करते हैं। जहाँ तक इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस को अगर देखें तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस की अगर बात करते हैं तो 4 और 5 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाता है, जिसमें 50% पोर्शन आपका न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और नीट जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो 2019 नीट एग्ज़ाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में टोटल केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 2019 में 2 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि 2017 और 18 में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारा है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो हमने स्टडी करना है, तो पहला टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या फिर हिंदी में हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल हम किसे कहते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है, विद्युत रासायनिक सेल एक उपकरण है, एक युक्ति है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में भी परिवर्तित की जा सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे डिवाइस में जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर हिंदी में विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को या तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस बेस पे हम सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, क्योंकि एक टाइप के सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, यानी जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिनमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद्युत रासायनिक सेल का एक टाइप है गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। ये ऐसे सेल्स हैं जिसमें
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऐसे सेल्स जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऐसे सेल्स को कहते हैं गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल। ठीक है। और कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे भी होते हैं जहाँ पर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? ऐसे सेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके केमिकल रिएक्शंस को कराया जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न किया जाता है, या कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? फाइनली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत और रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक सेल्स वे हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उनको कहते हैं वोल्टाइक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। एक ऐसे सेल्स भी हैं जो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे सेल्स को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है। अभी हमें इनकी डिटेल स्टडी करनी है, तो वहाँ पर इनकी मैकेनिज्म, इनके स्ट्रक्चर की स्टडी हम आगे चल के करेंगे, तब हमें और भी ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि आज का जो फर्स्ट क्लास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो आज के क्लास में हम बेसिक्स की बात करेंगे, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रो पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो बेसिक्स की बात करते हैं। तो आइए अब फोकस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फोकस करिए आप गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल पर। ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल है क्या, वोल्टाइक सेल क्या है? वोल्टाइक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। तो इससे पहले कि हम गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसकी मैकेनिज्म, उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये आइडिया आया कैसे कि ऐसा भी हो सकता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है, यानी जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऐसा विचार, ऐसा आइडिया आया कैसे? जो साइंटिस्ट हैं उनको ये आइडिया आया कहाँ से? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, किसी एक्सपेरिमेंट से उनको ऐसा लगा होगा कि जो केमिकल एनर्जी है उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आइडिया कैसे आया? तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का आइडिया कैसे आया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का आइडिया कैसे आया। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट करते करते तो उन्हें आइडिया आया कि कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल सकती है। तो उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट था जिससे साइंटिस्ट को लगा कि ऐसा हो सकता है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट था, देखिए। एक कंटेनर, साइंटिस्ट ने कंटेनर लिया, एक पात्र लिया और इस पात्र में उन्होंने एक सॉल्यूशन रख दिया। एक इलेक्ट्रोलिट का सॉल्यूशन उन्होंने इस पात्र में रख दिया, इस कंटेनर में रख दिया। ठीक है। जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघट्टी। ठीक है। कौन सा विद्युत अपघट्टी था? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। कॉपर सल्फेट का जली विलयन उन्होंने इस पात्र में रख दिया, इस कंटेनर में रख दिया। और कॉपर सल्फेट का जो जली विलयन होता है उसका कलर ब्लू होता है। कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जब कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन में। तो कॉपर सल्फेट भी अपघटित हो गया एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि जैसे हमने इसे वाटर में डाला, सॉल्वेंट में डाला, तो ये डिसोशिएट हो गया। किस में डिसोशिएट हुआ? Cu2+ आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन में ये टूट गया, अपघटित हो गया, डिसोशिएट हो गया। ठीक है।
तो कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयन है इसका कलर ब्लू होता है, नीला होता है, और इसका कलर ब्लू होने की वजह से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर नीला होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए ऐसा है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना पड़ता है। आप केमिस्ट्री से जितना प्रेम करोगे, केमिस्ट्री आपसे उतना ही प्रेम करेगी, उतनी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, केमिस्ट्री को कभी भी आप टफ सब्जेक्ट ना माने। ठीक है, एंजॉय करें, इंटरेस्ट लें, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको केमिस्ट्री पढ़ने में आएगा। तो देखिए, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, क्या समझने जा रहे हैं हम समझने जा रहे हैं कि ये आइडिया आया कैसे कि केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने एक बीकर लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। अब उन्होंने एक मेटालिक रॉड लिया, एक धातु की छड़ ली। कौन से धातु की छड़ ली, जिंक। एक जडन का रॉड ले लिया, ये उन्होंने जडन का रॉड लिया, ये है जडन रॉड, जिंक धातु की छड़ है। ठीक है, और जिसको उन्होंने इस सॉल्यूशन में हाफली डिप कर दिया। हाफली कहने का मतलब है कि आधा सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, आधा सॉल्यूशन से बाहर है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें एक जिंक का रॉड यानी जिंक के छड़ को हाफली क्या कर दिया, डिप कर दिया, डुबा कर रख दिया। कुछ देर रखा, और कुछ देर रखने के बाद इस सॉल्यूशन को देखा। ठीक है, ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। तो क्या क्या वो चेंज थे जो कुछ समय बाद देखने पर हमें मिले। ठीक है, उनकी बात करते हैं। देखिए, जब कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जिंक रॉड को कुछ देर के लिए छोड़ दिया डुबोकर, तो हमें क्या क्या ऑब्जर्व करने पर हमें क्या क्या मिला। सबसे पहले तो ये मिला कि जो जिंक का रॉड है, जिसको कॉपर सल्फेट में आपने डुबो के रखा है, साइंटिस्ट ने डुबो के रखा था, उसका वेट पहले से कम हो गया। ठीक है, वेट ऑफ जडन रॉड इज डिक्रीजेस। ठीक है, कि जो जिंक रॉड है जिस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो के रखा था, उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक के रॉड का वेट पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया, वेट डिक्रीज हो गया। ठीक है, ऑब्जर्व करने पर क्या मिला कि जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, जिसका कलर क्या था, हम पहले बात कर चुके हैं, जिसका कलर ब्लू था, नीला था, उसका ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो धीरे धीरे फेड हो रहा है। ठीक है, फेड होने लग गया, यानी जो कॉपर सल्फेट का नीला कलर था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो नीला रंग था, वो धीरे धीरे हल्का होने लग गया, गायब होने लग गया। ठीक है, ऑब्जर्व करने पर पाया, तीसरा पॉइंट, कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कुछ रेड कलर के पार्टिकल से दिखाई दिए, कुछ रेड कलर का प्रिसिपिटेट दिखाई दिया, लाल रंग का ऑसेप दिखाई दिया। ठीक है, तो जिंक के रॉड को, जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट में कुछ देर के लिए डुबा कर रखा, तो क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या चेंज आए। जिंक के रॉड का वेट पहले की अपेक्षा कम हो गया। जिंक जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, उसका ब्लू कलर, उसका नीला रंग धीरे धीरे फेड हो गया, हल्का हो गया, गायब होने लग गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या मिला कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें कुछ रेड कलर के पार्टिकल से दिखाई दिए, रेड कलर का प्रिसिपिटेट दिखाई दिया, लाल रंग का ऑशेप दिखाई दिया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, सभी बच्चों का यहाँ पर क्लियर है। फिर आपसे कहता हूँ, केमिस्ट्री बहुत क्यूट सब्जेक्ट है। ठीक है, आप केमिस्ट्री से जितना प्रेम करोगे, केमिस्ट्री आपसे उतना ही प्रेम करे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपका क्लियर है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या मिला, ऑब्जर्व किया, तो लास्ट पॉइंट से क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो ये सॉल्यूशन है, इसमें एक थर्मामीटर डाल दिया। सॉल्यूशन में क्या डाल दिया, एक थर्मामीटर डाल दिया। जब थर्मामीटर डाला तो ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का ताप लगातार बढ़ रहा है। कैसे पता लगा, जब साइंटिस्ट ने सॉल्यूशन में थर्मामीटर डाला
तो थर्मामीटर पर देखा तो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है, इससे ये निष्कर्ष निकला कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो ताप है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो 4 चीज़ें देखने को मिली जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक के छड़ को डुबोकर रखा। पहला, जिंक के रॉड का वेट कम हो गया, भार कम हो गया। दूसरा, कॉपर सल्फेट का विलयन का जो नीला रंग था वो धीरे धीरे फेड हो गया। ठीक है, तीसरा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रेड कलर का कुछ प्रिसिपिटेट दिखाई दिया, कुछ लाल अवशेप दिखाई दिया। ठीक है, चौथा, जब उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में थर्मामीटर डुबाया गया तो थर्मामीटर ने क्या बताया कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अब साइंटिस्ट इसका रीजन ढूंढने के लिए गए। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट ने इसका रीजन ढूंढा ऐसा क्यों हो रहा है तो क्या पता लगा, देखिए सबसे पहला पॉइंट्स क्या था। सबसे पहले, जिंक के रॉड का वेट कम हो गया, जिंक के छड़ का भार कम हो गया। क्यों कम हुआ? जब रीजन पता लगाने गए तो पता चला कि जिंक के रॉड का वेट इसलिए कम हुआ क्योंकि जो ये जिंक का रॉड है, इस जिंक के रॉड से जो जिंक के एटम है, जो जिंक के परमाणु हैं, वह परमाणु जिंक के रॉड को छोड़कर कहाँ आ रहे हैं? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आ रहे हैं। ठीक है, जो जिंक का रॉड है उस रॉड पर क्या है? जिंक के एटम है, जिंक के परमाणु से मिलकर बना है। तो वह परमाणु रॉड को छोड़कर, छड़ को छोड़कर किस में आ जा रहे हैं? सॉल्यूशन में आ जा रहे हैं। ठीक है, जब वो छड़ को छोड़ रहे होंगे तो होगा क्या? जिंक और जिंक के बीच में कुछ बॉन्ड होगा, बंध होगा, वो बंध टूटेगा, फिर जिंक के एटम छड़ को छोड़ के सॉल्यूशन में आएंगे। ठीक है, और जब बॉन्ड टूटेगा यानी जो जिंक एटम है, जब वो जिंक के छड़ को, जिंक रॉड को छोड़ेगा तो वो जिंक के फॉर्म में नहीं रहेगा। जब वो सॉल्यूशन में आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? वो Zn2+ के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जैसे ही जिंक का आइटम जिंक के रॉड से अलग होगा, सॉल्यूशन में आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? Zn के फॉर्म में नहीं, Zn2+ के फॉर्म में आएगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा तो जिंक Zn2+ में चेंज हो जाएगा और Zn2+ बन के सॉल्यूशन में गिर जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, क्योंकि Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस रिएक्शन में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, फ्री होंगे, मुक्त होंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? देखिए, जिंक का Zn2+ में चेंज होना, साथ में इलेक्ट्रॉन का फ्री होना। जब कोई केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, या फिर हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। क्यों कह रहे हैं हम ऑक्सीडेशन? क्योंकि ऑक्सीडेशन उस रिएक्शन को कहते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं जब किसी केमिकल सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ पे जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट है, फिर आपसे कह रहा हूँ केमिस्ट्री बहुत क्यूट सब्जेक्ट है, तो आप इसे प्रेम करो, उतना ही प्रेम केमिस्ट्री आपसे भी करेगी। बार बार कहते जा रहा हूँ, ठीक है, आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला था ऑब्जर्व करने पर? दूसरा पॉइंट ये मिला था कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका ब्लू कलर, उसका जो नीला रंग है वो धीरे धीरे फेड हो गया। क्यों हुआ? सबसे पहले तो नीला रंग था किसकी वजह से? ब्लू कलर था किसकी वजह से? ब्लू कलर था Cu2+ आयन की वजह से, क्योंकि इसका ही ब्लू कलर होता है, हम पहले बात कर चुके हैं। तो Cu2+ आयन की वजह से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है। तो ये Cu2+ आयन क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन जिंक के ऑक्सीडेशन में फ्री हुए थे। जब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था तो 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को कॉपर गेन कर लेता है। ठीक है, कॉपर इसको ग्रहण कर लेता है और जब 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर ले लेगा तो अब आपका Cu2+ नहीं रहेगा, ये किस में बदल जाएगा? Cu सॉलिड में बदल जाएगा, Cu ठोस में बदल जाएगा।
ठीक है। Cu2+ के फॉर्म में क्या बना रहा था, एक्वस सॉल्यूशन बना रहा था। 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, अब आपका 2+ जो चार्ज था वो ख़त्म हो गया, क्या बना, Cu बना कॉपर, और कॉपर क्या बना, सॉलिड बना। और जब कॉपर सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। देखिए सॉल्यूशन का ब्लू कलर किसकी वजह से था, Cu2+ की वजह से। अब Cu2+ इलेक्ट्रॉन को लेगा तो Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके सॉल्यूशन में जो Cu2+ हैं इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती रहेगी। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेते रहेंगे और किस में बदलते जाएंगे, Cu में। Cu का कलर तो ब्लू है नहीं, उसका कलर क्या है, रेड है। तो नीला रंग आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमें मिला था कि सॉल्यूशन में कुछ रेड कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई दिया था। वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट ये है, जब Cu2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो Cu सॉलिड है तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और Cu का कलर कैसा होता है, रेड। तो सॉल्यूशन में रेड कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई दिया था, लाल रंग का अवशेप दिखाई देगा। ठीक है। अब देखिए जिस तरह से यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए, Cu2+ ने। जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया, या फिर हिंदी में कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो फाइनली 2 चीज़ें तो क्लियर होगी यहाँ पे 2 रिएक्शन चल रही हैं। ये जो सिस्टम है, ये जो कंटेनर है, पात्र है, इसके अंदर 2 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ, बिल्कुल बिना थके बिना डरे चल रही हैं। कौन सी रिएक्शन, एक जिंक का ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीकरण। दूसरी रिएक्शन कॉपर का रिडक्शन, कॉपर का अपचयन। ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर 2 रिएक्शन हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलती हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। क्लास 10th 11th में आपने देखा है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ साथ चल रही होती हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है। अब चौथे पॉइंट पे आ जाइए। चौथा पॉइंट ऑब्जर्व करने पर हमें क्या मिला था कि जैसे ही साइंटिस्ट ने थर्मामीटर डाला सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ते जा रहा है टेम्परेचर, ताप उसका सॉल्यूशन का बढ़ते जा रहा है, सॉल्यूशन गर्म होते जा रहा है। क्यों, देखिए अगर सॉल्यूशन का ताप बढ़ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, इसीलिए सॉल्यूशन का ताप बढ़ रहा है। क्योंकि बाहर से तो हम इसको कोई हम गर्म तो नहीं कर रहे हैं, हीट नहीं दे रहे हैं, तो अपने आप ही हीट इवॉल्व हो रही है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन, ये जो सिस्टम है, जो पात्र है, कंटेनर है, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो ऐसी रिएक्शन है कि उनके द्वारा हीट इवॉल्व हो रही है। रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो हीट को इवॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो फाइनली अब रिएक्शन कौन सी चल रही है, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो साइंटिस्ट को आइडिया आया, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ साथ चलती है तो इसका मतलब एनर्जी इवॉल्व होती है। जैसे यहाँ पर हीट के फॉर्म में एनर्जी इवॉल्व हो रही है। जब भी किसी सिस्टम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया जब चल रही होती है, ठीक है, तो इस दौरान, इस ड्यूरेशन में एनर्जी इवॉल्व होती है। जैसे यहाँ पर हीट के फॉर्म में एनर्जी इवॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो एक काम किया जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराया जाए, लेकिन जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है उसको हीट के फॉर्म में न जाने दिया जाए, बल्कि उस एनर्जी को हीट के फॉर्म में वो ना जाके अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चले जाए तो हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे डिवाइस बना देंगे जिसमें केमिकल रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, जहाँ चाहे वहाँ हमको इलेक्ट्रिकल करंट मिलेगा। तो साइंटिस्ट को आइडिया आ गया, उन्होंने कहा रिडॉक्स रिएक्शन बहुत काम की चीज़ है, रिडॉक्स रिएक्शन कराएंगे और इसमें जो एनर्जी बनेगी उस एनर्जी को, जैसे यहाँ पर हीट के फॉर्म में इवॉल्व हो रही है, लेकिन इस हीट के फॉर्म में, उष्मा के फॉर्म में उसे इवॉल्व नहीं होने देंगे, चेंज नहीं होने देंगे, बल्कि उस कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि उसे उष्मा के रूप में ना जाके, हीट के फॉर्म में ना जाके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चले जाए। तो फिर हमें आसानी से केमिकल रिएक्शन के थ्रू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी, यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरीके से बच्चों साइंटिस्टों को आइडिया आया था। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कमाल है, रिडॉक्स अभिक्रिया का कमाल है कि रिडॉक्स अभिक्रिया से आप केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक्स। तो इस क्लास को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, और इसके बाद हम चैप्टर का पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रो केमिकल सेल है, जिसमें हमने गैल्वेनिक सेल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल डेनियल सेल, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास से हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक्स सीखी। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, कि अपने आप में केमिस्ट्री इंटरेस्टेड है, तो आप कभी भी केमिस्ट्री से घबराइए मत, कभी भी डरिए मत। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री से प्रेम करिए। ओके, थैंक्स। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैप्टर का पहला टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल का एग्जाम्पल है डेनियल सेल के साथ। ओके, थैंक्स।